इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं क्या? हाँ हमें सर, तो थोड़ा सा हमारे टाइम पे बहुत डाउट आते थे। नहीं, थोड़ा सा कल अच्छे से पढ़े थे ना सर। लास्ट सूत्र जो हमने देखा था है ना, समापत्ति के लास्ट बारे में। हमने 41 तक हमने किया था, छीड़े बट्टे रहे जाता सही वो। ठीक, तो लास्ट हमने ये देखा था समापत्ति क्या है ना। हाँ हाँ जी। क्षीणवृत्ते अभिजातस्य मणेर्घित्वे ग्रहणग्राह्यशु तदस्तज्जनता समापत्ति। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 41 वाला जो सूत्र है, क्योंकि इससे फिर आगे की जो चीजें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, समापत्ति का एक तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है इन्होंने। ठीक है, कि समापत्ति की जो अवस्था है वो क्या है। समापत्ति मतलब कि संप्रज्ञात समाधि है ना। ठीक है, अब आगे जो है उसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, क्षीण वृत्ति अभिजात से, मतलब कि वृत्तियां जो है वो क्या हो गई हैं, क्षीण हो गई हैं, और क्या हो गया, अभिजात हो गई है। तो क्या अभिजात का मतलब बताया था, क्या हो गया था, निर्मल हो जाना है ना। और किसकी तरह निर्मल हो जाना, तो कहते हैं मणि के समान निर्मल हो गए। ठीक है, और क्या हो गए, गृहित्री ग्रहण और ग्राह्य जो है वो क्या हो गए हैं, तदस्तद जनता। जैसे यहाँ पे स्फटिक मणि का जो उदाहरण लिया ना, स्फटिक मणि का उदाहरण से ये समझिए, जैसे स्फटिक जो मणि होती है ना, उसका क्या गुण होता है, स्फटिक मणि मतलब अपने आप में एक शुद्ध मणि है, समझ लो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट समझ लो उसको। ठीक है, जैसे कुछ कुछ जो शिवलिंग होते हैं ना वो स्फटिक मणि के बने होते हैं। ठीक है, उसमें आप देखना उसके सामने अगर कुछ पुष्प वगैरह लाओगे ना, तो वो जो मणि से जो बनी हुई जो आकृति है, मतलब शिवलिंग जो है, वो उसी कलर का दिखने लग जाता है। जिस कलर का फूल आप उसके सामने लेके गए हो ना, उसी तरीके का वो जो है, मतलब कि क्या कर लेता है उससे, मतलब युक्त हो जाता है, और ऐसा लगता है कि वो उसी से बना हुआ है, या फिर जो है, और उसी उसी के तरीके से वो जो है दिखने लग जाता है, मतलब कि उसी के कलर का। ठीक है, ये जो है स्फटिक मणि का इसलिए यहाँ पे उदाहरण लिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब समापत्ति की जो अवस्था होती है ना, तब जो गृहित्री ग्रहण और ग्राह्य जो है वो स्फटिक मणि की तरह क्या हो जाते हैं, तदस्त मतलब कि उसी की तरीके से जो है उससे मतलब कि युक्त हो जाते हैं, और तज्जनता मतलब कि उसी तरीके से दिखने लग जाते हैं। ठीक है, उसी में तदाकार हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था है ना। अभी आगे चलते हैं, इसमें से क्लियर है ना कि वो इसमें गृहित्री क्या था, ग्रहण क्या था, और गृहेशु क्या था। हुँ? हाँ जी सर। इसमें गृहित्री ग्रहण और ग्राह्य जो है उनका अर्थ पता है ना। हाँ सर, ग्रहत्री मतलब इसमें 13 है और ग्राह्य 10 है। कर्मेंद्रिया बाकी बात ज्ञानेंद्रिया, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? एक बार फिर से बताओ। ग्राह्य में 13 है और गृहत्री में 10 है। अरे गड़बड़ उल्टा बता करेगा, दिया, उल्टा हो गया। देख के बताओ ना, देख लिखा नहीं क्या है कल। लिखा है सर मैंने। हाँ देख के बोलो। एक सेकंड। एक सेकंड सर। इसमें गृहत्री पुरुष हो गया, ग्रहण में इंद्रिय प्लस अंतःकरण 13, मतलब अंतःकरण, और ग्राह्य में पंच महाभूत प्लस तन्मात्रा और विषय। वही पंच तन्मात्राएं, हाँ जी, हाँ वही जी। तो उनके विषय हैं। जी। ठीक है, चल, पंच महाभूत के विषय ही है वो जो पंच तन्मात्राएं है ना। जी सर।
देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन और दिया है। जब हम ऊपर जाते हैं ना 17th नंबर सूत्र पे, तो वहां पे क्या आता है? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, संप्रज्ञात। संप्रज्ञात को वहां पे भी डिफाइन किया था ना 17वें पे। हाँ जी, 17 में भी यही बोला जी। क्या था सूत्र? वितर्क, विचार, आनंद, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात, संप्रज्ञात। हाँ ठीक है। तो संप्रज्ञात को उस तरीके से जब जब वहां पे डिफाइन किया, तो इसलिए जो है कुछ लोग जो है वो इसको थोड़ा सा अलग वे में भी इंटरप्रिटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखा है, कुछ टीकाकारों का कहना है कि वितर्क, विचार के स्थान पर यहाँ ग्राह्य शब्द मतलब कि ग्राह्य शब्द लिया गया है, और आनंद की जगह पे यहाँ पे ग्रहण शब्द लिया गया है, और अस्मिता की जगह पे ग्रहिता शब्द का जो है उपयोग किया गया। ठीक है, ये जो है दोनों को मतलब इंटरकनेक्ट करने के लिए कि जो समापत्ति है और जो संप्रज्ञात समाधि है, इन दोनों को बताने के लिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा उस तरीके से लॉजिक। लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे व्यास भाष्य, तो उसमें इस तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो ग्राह्य है वो विचार से संबंध है ना, ठीक है, या फिर जो ग्रहिता है वो अस्मिता से संबंधित है, इस तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन व्यास भाष्य में नहीं। ठीक है, तो हमने जो शुरू में पढ़ा था उस वाले एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखिए। मतलब कि जो ग्राह्य अगर हम कह रहे हैं तो उसमें पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं आएंगी। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। चलो अब देखते हैं आगे। अब क्या बता रहे हैं? सामान्य रूप से संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप जो है ऊपर में बता दिया। ठीक है, क्षीण वित्तीय विजात से वाला। अब इसके भेदों का मतलब उसके जो टाइप्स हैं, है ना, समापत्ति के जो टाइप्स हैं उनका वर्णन करना है। तो सबसे पहला टाइप आ रहा है यहाँ पे सवितर्क समापत्ति। ठीक है, तो सवितर्क समापत्ति क्या है? तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। मतलब क्या है भाई? तत्र मतलब कि उनमें से, ठीक है, मतलब कि जो समापत्ति के जितने टाइप्स हैं उनमें से जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्प से संकीर्ण हुई, मतलब कि नैरो हुई या फिर मिली हुई, ठीक है, उससे युक्त जो समापत्ति है वो क्या है? सवितर्क समापत्ति। समझते हैं थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन वर्ड मेनली आए हैं। सबसे पहला है शब्द, दूसरा है अर्थ और तीसरा है ज्ञान। ठीक है, तो उनसे कैसे किस तरीके से संकीर्ण होती है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे शब्द का आप यहाँ पे मीनिंग ले सकते हो, जैसे कि देखो जैसे ये पेन है, मैं विजिबल हूँ क्या? हाँ हाँ सर दिख रहा है जी। ठीक, तो ये पेन है, तो मैं अगर पेन केवल नाम लूं तो उससे क्लियर होता है क्या कि हाँ पेन के बारे में ही कह रहे हैं? नहीं, उसके जो गुण है, लिखता है, लिखना। नहीं, अगर मैं केवल नाम लूं कि पेन, तो उससे आपको दिमाग में मतलब बोध हो जाएगा ना कि हाँ भाई पेन के बारे में बात हो रही है। पेन की संरचना मतलब पेन के विषय में वो सारी चीजें, उसका जो है कैसे दिखता है पेन, उसके क्या क्या क्वालिटीज हैं, इन सब का माइंड में आ जाएगा ना जी। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी सर। हाँ, तो वो जो हम केवल नाम मात्र से जो कह रहे हैं, है ना, मैंने केवल शब्द बोला कि हाँ पेन, मैंने एक वर्ड बोला, शब्द मतलब वर्ड, तो पेन एक वर्ड बोला तो उससे उसका जो अर्थ है और उसका जो गुण है ना, मतलब कि पेन का कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर में कैसा होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, है ना, वो भी माइंड में आ गई। आई कि नहीं आई? जी, उसके सारे गुण। हाँ जी। ठीक है, अर्थ मतलब क्या होता है?
शब्द क्लियर हो गया? शब्द मतलब जब मैंने केवल उसका नाम लिया, ठीक है, तो वो हो गया शब्द। जब मैं अर्थ कह रहा हूं तो अर्थ का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको सामने में दिखाया ये पेन, मैंने कुछ बोला नहीं, ठीक है ना, मैंने इसके बारे में ये बताया कि इंक होता है इसमें लिखते हैं, ये मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आपने ये देखा है, ठीक है, आपका पूर्व अनुभव है कि हाँ जो इस तरीके की वस्तु होती है उससे हम जो है लिखते हैं, और इसका नाम क्या है, क्या है, पेन है, पेन है कि नहीं है? तो मैंने जब ये वस्तु दिखाई तुमको, है ना, तो उसके माध्यम से भी हम उसके शब्द का मतलब उसके नाम का, है ना, नाम का बोध हो गया, प्लस उसकी जो है उसकी क्वालिटी का, है ना, कि उसके अंदर क्या क्या गुण है, उसका भी हमें भेद मतलब पता चल गया, ठीक है। तीसरा आता है ज्ञान। ज्ञान मतलब कि क्या, ज्ञान मतलब मैंने बताया कि एक जो है कोई सी भी चीज है, मैंने नाम नहीं बताई, उसमें हम क्या करते हैं, इंक को भरते हैं, ठीक है, और उससे क्या करते हैं, लिखना चालू कर देते हैं। तो उससे भी आपके माइंड में कोई आया क्या, कुछ कुछ शब्द आया? अगर मैं कहूं कि एक कोई चीज है उससे इंक भरते हैं और हम उससे लिखते हैं, तो उससे आप जो है इंटरप्रिटेट कर पा रहे हो क्या कि ये जो है पेन है? हाँ, उसकी पेन का मतलब उसके विषय में आने लगा। हाँ, प्लस वो जो है आपका जो वस्तु है ना, पेन का एक जो है माइंड में फोटो बन गया होगा, बना कि नहीं बना? अगर मैं कहूं कि जी इंक से इंक किसी एक वो है उसके अंदर हम स्याही डालते हैं, है ना, और उससे लिखते हैं, ये तो उसका गुण हुआ ना, मैं दिखा तो नहीं रहा हूं आपको कि हाँ ये पेन है, दिखा रहा जी हूं क्या? हाँ, कहाँ दिखाया? मतलब उसकी जो आप मतलब आपने उसके विषय में बोला ना कि जैसे एक पेन है, उस मतलब एक पेन का नाम भी नहीं दिया पर उसके उससे ज्ञान हो गया। देखो, कल जैसे समझा था वैसे ही समझते हैं। तीन चीजें हैं हमारे पास, क्या है पहला, हम्म? तीन चीजें थी ना, सबसे पहला था शब्द था, हम्म? शब्द, ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान, तीन अर्थ, चीजें थी ना। शब्द अर्थ ज्ञान। हम्म, थोड़ा फास्ट फास्ट बोलो, ऐसे जी, टाइम ज्यादा शब्द, लगेगा। अर्थ और ज्ञान। तो शब्द में मैंने क्या कहा, केवल एक नाम लिया, ठीक है, मैंने क्या पेन का किया, नाम, पेन का नाम नाम। लिया, ठीक है, इसमें लिख देते हैं चलो पेन का नाम लिया केवल, ठीक जी है, एग्जाम्पल के लिए आ गया। पेन का नाम लिया, ठीक है, तो उसके माध्यम से भी क्या हो गया आपको, देखो यहाँ पे केवल नाम है, ठीक है, अर्थ में मैंने क्या डिफाइन किया, वस्तु है भाई, और ज्ञान में उसके जो देखो तीन चीजें थी, है ना, पहला था हमारे पास जो वो जो शब्द है, शब्द कहने का मतलब केवल नाम लिया है मैंने,
तब भी आपको ये दोनों पता चल जा रहे हैं। समझ में आया? उसका गुण भी पता चल जा रहा है और उसका एक चित्र भी बन जा रहा है। ठीक है? जी। ठीक है, तो शब्द अगर वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन वस्तु के गुण। जी, मतलब देख शब्द लिया में पेन का नाम लिया आपने, पेन, तब भी शब्द में देखो, वस्तु का जब प्रत्यक्ष दर्शन। मैंने केवल नाम लिया है, ठीक है, मैंने क्या जी किया, केवल नाम लिया आपको, है ना, मैंने कहा पेन, जी तो आप क्या करोगे, आपके माइंड में एक प्रोसेसिंग होगी, तो आपके मन में जो है उसका अर्थ रूप, मतलब कि उसका जो चित्र है वो भी आ जाएगा, प्लस जी उसका जो ज्ञान रूप है, उसका जो गुण है ना, कि उससे हम लिखते हैं, है ना, वो भी चीज आ जाएगी। समझ रहे हो? हाँ जी हम्म। अगर मैं कहूं केवल पेन सामने से दिखाऊं, मतलब कि पेन का चित्र दिखा दूं या फिर पेन को जो है ऐसे दिखा दूं, है ना, तो उससे जी क्या है, शब्द, उसका जो शब्द है वो भी आपको पता चल जाएगा और उसका जो है ज्ञान भी, मतलब उसका जो गुण है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है? चलेगा कि नहीं चलेगा? पता चल जाएगा। जी चल जाएगा। तो वो जो तीनों हैं वो कैसे लगते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लगते हैं, जबकि तीनों अलग अलग चीज हैं, है ना। अगर मैं जी नाम केवल ले रहा हूं तो नाम तो अलग चीज हुई ना, बिल्कुल। चित्र भी अपने आप में एक अलग चीज है ना। तीनों जो है धर्म से तो अलग अलग है ना, तीनों का धर्म तो अलग है ना। दिखने में जैसे कि इसका, देखने में ये दिख रहा है, इसका एक रूप है, इसका एक स्ट्रक्चर है, ये उसका अर्थ हो गया, है ना। और मतलब धर्म अलग हुआ ना, ये फिजिकली हमको दिख रहा है। वही मैं अगर शब्द केवल उसका नाम लूं तो वो हमको फिजिकली दिख रहा है क्या? नाम लेके बस वो उसका ज्ञान हो रहा है, मतलब आभास तो हो रहा है वो, तो वो चीज महसूस अलग कर हुई पा। ना। जी, मतलब तीनों चीजें ही अलग हैं, तीनों पर चीजें बोध अलग है, अलग लेकिन है, पर बोध एक ही चीज का करा रही है। बोध एक ही चीज का करा रही है, तो उसी को कह जी रहे हैं यहाँ पे संकीर्णा। जी अब आया समझ में संकीर्ण मतलब? संकीर्ण, जी संकीर्ण, मिली हुई। तो जी शब्द अर्थ और ज्ञान जो है वो क्या हो जाते हैं, जहां पे संकीर्ण होते संकीर्ण हो हैं। जाते, मिल जाते हैं। हम्म। ठीक है, जबकि तीनों जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तब भी जी हमें एक ही चीज का अगर मैं केवल दिखा दूं तब भी आपको वो सारी चीजें याद आ जाएंगी कि इससे हम लिखते हैं और ये जो है ऐसा दिखता है ना, जी उसका नाम भी याद आ जाएगा। इसी तरीके से ये तीनों जो है संकीर्ण जहां पे हो जाते हैं, तो वो जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, सवितर्क समापक। समझ में आया क्या? जिस अवस्था में शब्द अर्थ और ज्ञान ये जो है किसी भी माध्यम से मिले हुए या फिर युक्त जो है प्रतीत होते हैं, या फिर, तो वो जो अवस्था है क्या कहलाती है, सवितर्क समापत्ति कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? जी इसी को ही, सवितर्क को ही सविकल्प भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, सवितर्क का दूसरा नाम जो है वो सविकल्प है, क्योंकि यहां पे आया ना विकल्प ही है।
लीजिएगा विकल्प। कि सवितर्क जो है वो सविकल्प भी है। ठीक है, अगला चलते हैं, उसके बाद क्या है दूसरा स्टेज। ठीक है, अब सवितर्क हो गया, दूसरा है निर्वितर्क। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवाद मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ठीक है, स्मृति परिशुद्ध हो मतलब कि जब स्मृति जो है वो क्या हो जाती है, परिशुद्ध हो जाती है। ठीक है, तब क्या होता है, स्वरूप जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, मतलब कि उसका जो अर्थ है वो केवल बच जाता है, और बाकी की जो दो चीजें हैं, है ना, हमारे पास तीन चीज थी, शब्द अर्थ और ज्ञान। शब्द अर्थ और ज्ञान, जी थी ना। जी। तो इसमें से जब केवल अर्थ मात्र बच जाए और शब्द और ज्ञान जो है वो क्या हो जाए, संकीर्ण हो जाए, शून्य हो जाए स्वरूप शून्य हो जाए ना, तो शून्य। जी जी जी। वो जो है स्वरूप जो है वहां पे शून्य हो गया, और केवल अर्थ मात्र निर्भास हो रहा है, केवल अर्थ मात्र का ही निर्भास हो, तो वो जो अवस्था है वो क्या है, निर्वितर्क है। ठीक है, कहने का मतलब जो हमको वहां पे ऊपर जो है मिला जुला सा लग रहा है ना तीनों चीजें, तो अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे तीनों चीजें जो है वो अलग अलग पता चल गई। ठीक है, देखो, शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर, ठीक है, मतलब कि शब्द और जो ज्ञान है ना, वो क्या हो गया, लुप्त हो गए। ठीक है, एक तरीके से वो जो है, एक बार और बताइए, थोड़ा कम से हो रहा है। परिशुद्ध हो, इसको इस तरीके से समझो, जैसे जब हम बात कर रहे थे शब्द की, ठीक है, तो शब्द हमको फिजिकली दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, बहुत बढ़िया। ज्ञान को हम फिजिकली देख सकते हैं क्या, नहीं, ज्ञान को भी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, बढ़िया। ठीक है, तो वो जो दोनों चीजें हैं वो क्या हो गई, वो लुप्त हो गई। जब स्मृति जो है परिशुद्ध हुई तो क्या हुई, जो शब्द है और जो प्रतीति है मतलब कि वो जो ज्ञान है वो क्या हो गया, शून्य हो गया, अपने स्वरूप अपने रूप से शून्य हो गई, है ना, और केवल अर्थमात्र निर्भाषा, केवल अर्थमात्र निर्भाषा मतलब केवल जब जो है उसका अर्थमात्र केवल रह जाए, है ना, या फिर उसका जो है प्रत्यक्ष कराए, आभास कराए, तो वो जो अवस्था है वो क्या है, निर्वितर्क समाधि। नहीं आए, चलो इसमें एक्सप्लेनेशन में देखो, पहले बताई हुई स्थिति के बाद जब साधक के चित्त में ध्येय वस्तु नाम की स्मृति लुप्त हो जाए, नाम मतलब क्या, शब्द, बहुत बढ़िया, तो नाम की जो स्मृति है वो गायब हो गई। ठीक है, दूसरा, और उसको विषय कराने वाली जो वृत्ति है उसका भी क्या हो जाए, स्मरण ना रहे, मतलब जैसे हम उसके गुण के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो क्या हो गई, उसका विषय कराने वाली वृत्ति हो गई। ठीक है, जब मैं उसके गुण के बारे में बात कर रहा हूं तो वो क्या होगी, विषय कराने वाली वृत्ति। ठीक है,
ओके। तो जब ये दोनों ना रहे तब अपने चित्त के स्वरूप का भी भान न रहने के कारण उस स्वरूप का अभाव सा प्रतीत होता है, उस तरीके की स्थिति जो है वो बन जाती है। ठीक है, मतलब कि उसका जो स्वरूप है वो भी शून्य हो गए इस तरीके से। मतलब एक तरीके से आप समझिए जो खुद का जो स्वरूप है वो यहाँ पे शून्य हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझिए कि ये जो है ये आपका स्वरूप है। ठीक है, और ये जो है जो परमात्मा तत्व है उसका स्वरूप है। बड़ा ही बनाएंगे ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सूत्र में क्या कह रहे हैं? स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थमार्थ निर्भाषा निर्वितर्का। तो इसमें क्या हुआ, जब हमारी स्मृति जो है वो परिशुद्ध हुई। अब स्मृति मतलब कि जो शब्द और ज्ञान है वो जब परिशुद्ध हो गए, है ना, तब क्या हुआ, हमारा जो स्वरूप है, एक तरीके से हम इसमें थे, तो जब इसका जो है क्या हुआ, स्मृति जो है वो परिशुद्ध हो गया। ठीक है, स्मृति मतलब शब्द और ज्ञान जो है वो परिशुद्ध हो गए, तब क्या हुआ, इसका जो स्वरूप है वो भी शून्य हो गया। इसका स्वरूप मान लो ये जो है इसमें जाके मिल गया। ठीक है, तो अब इसका खुद का कुछ एंटिटी बचा क्या? अब जैसे मान लीजिए एक नदिया जो है ना, वो किसी सागर में जाके मिल गई, तो उसका खुद का स्वरूप बचा क्या? नदी बची क्या वहां पे? नहीं बची। तो वहां पे क्या हो गया, जो खुद का स्वरूप है वो शून्य हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, अर्थ मात्र निर्भाषा, मतलब कि जो मेन मतलब जो एंटिटी है ना, या फिर वहां पे समझ लीजिए जो समुद्र है उसका जो अर्थ मात्र है ना, उसका आभास हो रहा है, तो वो जो अवस्था है वो क्या हुई, निर्वितर्क हो गई। यहाँ पे क्या है, जब चित्त को ये सारी चीजें जब स्मरण नहीं रहती हैं, तब चित्त को अपने स्वरूप का भी ध्यान न रहने के कारण उसके स्वरूप के अभाव से स्थिति हो जाती है। ठीक है, उस समय सब प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाने के कारण केवल ध्येय पदार्थ के साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकाशित करता है। ठीक है, केवल जो ध्येय है उसको प्रकाशित हो, वो जो है प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, केवल ध्येय के अर्थ मात्र का आभास हो रहा है। ठीक है, इसी को क्या कह रहे हैं, निर्वितर्क समाधि कह रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ निर्विकल्प क्यों कह रहे हैं इसको, जैसे हमने ऊपर पढ़ा सविकल्प है ना, सवितर्क को हमने क्या कहा था, समापत्ति। सवितर्क का एक और नाम बताया था, संकीर्ण, सवितर्क समापत्ति। सवितर्क को कहा था, सविकल्प भी कहते हैं, आप सविकल्प। कहते हैं ठीक है, सवितर्क समापत्ति का दूसरा नाम सविकल्प समापत्ति भी है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं कहूं निर्वितर्क तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, निर्विकल्प, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विकल्प थे ना, शब्द, अर्थ और ज्ञान। हाँ, ये तीन चीजें उसके माध्यम जी। और वहां पे ये चीजें जो है वो क्या हो गई, खत्म हो गई थी, इनका स्वरूप शून्य बोल दिया ना, स्वरूप शून्य का अर्थ। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो गया, विकल्प समाप्त हो गए ना, मतलब ये तीनों विकल्प समाप्त हो, तो निर्विकल्प। शब्द और प्रतीति स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर, मतलब कि ये जो है समाप्त हो गया, क्या हो गया, स्वरूप जो है वो शून्य हो जाता है, अपना जो स्वरूप है वो भी शून्य हो जाता है। जब इस तरीके का जब आभास रहता है केवल उसके, अब उसके बाद क्या रह गया, केवल ध्येय का आभास जो है वो रह गया, तब क्या है वो निर्वितर्क या फिर निर्विकल्प समाधि उसको कहते हैं। ठीक है, देखो इसको लिखा है। अब इसी अवस्था को क्या कह रहे हैं, निर्वितर्क समाधि कहते हैं। इसमें शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इसे निर्विकल्प समाधि भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? जी। होमवर्क देके मैं जो है भूल जा रहा हूँ आपको पूछना। चलो ठीक है, अगले चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये जो चीजें थी है ना, इसमें क्या है, जो हमारा विषय था वो क्या था, स्थूल था, जो इस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में होने वाली संप्रज्ञात समाधि जो है वो क्या कहलाती है, सविकल्प और निर्विकल्प या फिर सवितर्क और निर्वितर्क। ठीक है, इसमें जो हमारा विषय है वो क्या है, स्थूल है, और जब जो है इन्हीं का जो विषय है वो सूक्ष्म हो जाए, है ना, तो वो जो है क्या हो जाती है, सविचार और निर्विचार। ठीक है, अतएव सविचार निर्विचार सूक्ष्म विषय व्याख्याता। ठीक है, जब उनके जो विषय है वो सूक्ष्म हो जाए, ठीक है, स्थूल मतलब बड़े 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 विषय छोटे छोटे होते चले जाएं, ऐसा। जैसे स्थूल था पहले विषय, उसमें हम क्या तो बड़े तो शब्द है, ज्ञान है ना, सब कुछ, और फिर वो धीरे चीज का स्वरूप शून्य हो गया तो सूक्ष्म हो गए। अभी देखेंगे सूक्ष्म कैसे होगा जी, आगे आएगा जी। ठीक है, अतएव सविचारा निर्विचारक सूक्ष्म विषय व्याख्याता। ठीक है, जब उनके विषय जो है वो सूक्ष्म हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, सविचार और निर्विचार कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में की जाने वाली समाधि के दो भेद हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म विषय या फिर सूक्ष्म ध्येय पदार्थों से संबंध रखने वाली समाधि के भी दो भेद समझने चाहिए। अतः किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थ का स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए उसमें चित्त को जब स्थित किया जाता है, तब पहले उसके नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों से मिला हुआ अनुभव होता है। ठीक है,
वह स्थिति सविचार समाधि है। और उसके बाद जब नाम का और ज्ञान का, ठीक है, अर्थात चित्त के निज स्वरूप का भी जो है क्या हो जाए, विस्मरण हो जाए और उसके माध्यम से ध्येय पदार्थ का अनुभव हो जाए, तो हम उसको निर्विचार कहते हैं। समझ में आया क्या कुछ? बोलो। सर बीच में वॉइस ब्रेक होने लगी थी आपकी। ये समझ में आया? ये समझ में आया। एत एव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषय व्याख्याता, मतलब जो विषय हैं स्थूल से सूक्ष्म धीरे धीरे जैसे होते चले जाते हैं, जैसे शब्द अर्थ ज्ञान वो भी हो गए, तो उनका भी मतलब स्वरूप शून्यकार होने लगा। फिर यही मतलब स्थूल से सूक्ष्म होते चले गए। एत एव सविचारा निर्विचारा, मतलब इन्हीं को ही सविचार निर्विचार। उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें थी? शब्द उसका मतलब ऊपर वाला श्लोक, ऊपर वाले शब्द अर्थ और ज्ञान था, 3 चीज था जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो आगे, तो वैसे ही जो है इसमें जो है विषय जो है वो सूक्ष्म हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे? जैसे उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान थे, है ना, तो वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, देश काल और निमित्त, ठीक है। इनके ज्ञान से जो सूक्ष्म भूत हैं, है ना, सूक्ष्म भूत मतलब कि अभी देखेंगे स्थूल भूत क्या होते हैं, सूक्ष्म भूत क्या होते हैं, ठीक है। उन पे जो समापत्ति है उसको हम क्या कहते हैं, सविचार कहते हैं, ठीक है जी। ओके। वहां पे जो है, मैं बस इसको इसलिए दिखा रहा हूं कि उसमें जो शब्द अर्थ ज्ञान था उसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, देश काल और निमित्त का ज्ञान, ठीक है। जी। ये देखो, इस सूत्र के माध्यम से यह बतलाया गया है कि सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति की व्याख्या ही सविचार और निर्विचार समापत्ति की व्याख्या समझनी चाहिए, ठीक है। जी। देश क्या होता है, उस वस्तु के ऊपर नीचे दाएं या बाएं भाग, ठीक। जैसे कि मतलब कि जब हम कह रहे थे शब्द, है ना, तो शब्द में हम क्या कह रहे थे, केवल उसका नाम ले रहे थे, है ना, तो उसी तरीके से उसके आसपास की चीजें जो है वो इसमें बता दी जा रही है, देश, है ना। जी। और जब हम कहते हैं काल, तो जिस समय उस वस्तु का साक्षात्कार किया जा रहा हो, जैसे हम कह रहे थे दूसरी चीज क्या थी, मतलब देखा गया, हाँ सामने देख रहे हैं, है ना, तो उसमें वैसा क्या था, जब हम सविकल्प कह रहे थे तो पेज पलट रहे हो, अर्थ था ना, काल की जगह पे अर्थ था ना हमारे पास। उसमें हम क्या कर रहे थे, वस्तु को सामने से देख रहे थे, मैंने दिखाया था ना पेन, मैं वस्तु दिखा रहा हूं ना साक्षात सामने,
नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर था, वो बीच में कॉल आ गई थी, मैं उसको काट दिया। हाँ सर क्लियर है। देखो काल मैंने जब कहा है ना, काल का मतलब क्या हुआ? साक्षात वस्तु का दर्शन, है ना। तो ऐसा जब हम ऊपर पढ़ रहे थे सविकल्प में, तो ऐसा किस में था? काल जैसा। साक्षात दर्शन किसमें हो रहा था? साक्षात दर्शन तो इसी में हो रहा था सर, सभी तर्क में, मतलब शब्द ज्ञान और सारी चीजें सामने दिख रही थी। अब देखो, अब ज्यादा क्लियर हो गया। अगर मैं शब्द की जगह पे मैं लिख दूं आपका देश, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं आपका देश, इसमें लिखते नहीं बन रहे। अर्थ की जगह पे अगर मैं लिख दूं काल, और इसकी जगह पे तब ज्ञान की जगह पे क्या आ जाएगा? ज्ञान। ठीक है, इसको देखो, या फिर ज्ञान जो है वो यहाँ पे हो गया निमित्त, ये दिख रहा है। तो यही सेम चीज ही है, ठीक है। ये क्या हो गया? ज्ञान की जगह पे हो गया निमित्त, अर्थ की जगह पे हो गया काल, और शब्द की जगह पे हो गया देश। देश, ठीक है, वही सेम चीज है। ओके जी। इसीलिए कह रहे हैं कि जब उसमें जो है विषय क्या था, जब हम सविकल्प की बात करते थे तो इसमें जो विषय था स्थूल था, है ना, और उसमें जो है विषय जो है वो सूक्ष्म हो जाएंगे, बस इतना अंतर, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहे हैं। अच्छा देखो इसी में, अब ये तो हो गया आपका सब विचार। जब निर्विचार कहेंगे तो क्या हो जाएगा? जिसमें देश काल और निमित्त का ज्ञान नहीं रहता है, और सूक्ष्म भूत मात्रा आदि वस्तुओं का स्वरूप जो है वो प्रत्यक्ष हो जाता है, मतलब कि सबको अलग अलग समझने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या हो रहा था, शब्द अर्थ ज्ञान था, उन तीनों को पहले वाले में हम क्या समझ रहे थे? मिक्स है तीनों, इस तरीके से समझ रहे थे। जब सेकंड वाला आया तो उसमें हम तीनों को अलग अलग समझने लग गए। वैसे ही इसमें देश काल और निमित्त पहले वाले में सेम थे, उनका संकीर्ण हुआ था, और ये जो है अब यहाँ पे क्या हो गया, तीनों का जो स्वरूप है वो अलग अलग प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। ओके, सविचार और निर्विचार क्लियर हुआ क्या? जी सर। उधर मंदिर
अब आगे देखते हैं, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यायवाचनम परिवाचनम मतलब क्या है, जो सूक्ष्म विषय जहां पे हम कहते हैं, है ना, मतलब कि ये जो जड़ पदार्थ हैं, जब हम जो है, एक सेकंड, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यायवाचनम कहते हैं, तो इसका जो है वो अर्थ है, कहाँ गया फोटो हमारा कल वाला, एक सेकंड, इसमें देखो, जब हम कहते हैं सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवासनम, अलिंग जब हम कह रहे हैं तो अलिंग का मतलब है यहाँ पे प्रकृति, ठीक है, तो वो जो विषयों की जो जड़ तत्व हैं उनकी जो सूक्ष्मता है वो कहाँ तक है, वो अलिंग पर्यवासन मतलब कि अलिंग तक ही उनका विस्तार है, उनकी सीमा कहाँ तक है, अलिंग तक। अब जब मैं अलिंग कह रहा हूं तो अलिंग का मतलब क्या है, प्रकृति, प्रकृति, ठीक है जी, मतलब ये सारे क्या हो गए, जड़ तत्व हो गए, इनमें चेतनता है क्या, नहीं, नहीं है, ठीक है, चेतन कौन है, पुरुष, पुरुष, ठीक है, तो जितने भी जड़ तत्व हैं उनकी सीमा कहां तक जाके खत्म हो जाती है, प्रकृति पे, प्रकृति तक, और प्रकृति का मतलब अलिंग, ठीक है, तो उसी सूत्र को यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग परिवासनम, ठीक है, जड़ पदार्थों की जो सूक्ष्मता है ना, वो कहां तक रहती है, अलिंग परिवासनम, प्रकृति पर्यंत ही रहती है। जैसे कि जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी का अणु का सूक्ष्म विषय क्या है, पृथ्वी तत्व का सूक्ष्म विषय क्या है, उसमें गंध अरे या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पृथ्वी तत्व है, देखो मैंने क्या कहा था, इसको याद करो, जो हमारी जो तन मात्राएं हैं, है ना, उनसे पंच महाभूत बनते हैं, याद है, तो पंचमा, पेड़ किससे बनते हैं, पेड़ किससे बनता है, बीज से, ठीक है, तो बीज इसमें सूक्ष्म हुआ ना, हाँ जी, हाँ, तो पंच तन मात्राएं क्या है, पंच महाभूत के लिए सूक्ष्म रूप है, ठीक है जी, तो पृथ्वी का सूक्ष्म रूप क्या हो गया, उसकी तन मात्रा, पृथ्वी की तन मात्रा क्या है, गंध, गंध, ठीक है, जब मैं कहूं अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व की सूक्ष्म भूत क्या है, सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं ना, क्या है अग्नि का सूक्ष्म रूप, 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 ठीक है, वैसे ही जल का सूक्ष्म क्या है, रस, रस, तो ये समझ में आया, हाँ जी, इसका सूक्ष्म पंच महाभूत का सूक्ष्मीकरण समझ में आया, जी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूं पंच तन्मात्राओं का सूक्ष्मीकरण, ठीक है, तो पंच तन्मात्रा क्या क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस का, शब्द स्पर्श रूप, ओके जी, ये विजिबल है ना, हाँ सर, विजिबल, ठीक है, तो ये जब इसके सूक्ष्म की हम बात करेंगे, है ना, तो ये कहां चला जाएगा, किससे इससे सूक्ष्म क्या है, पंच तन्मात्रा से सूक्ष्म,
अहंकार, अहंकार। यस, ठीक है। जी वैसे ही ये जो हम इंद्रियों की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो इन इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? अहंकार। अहंकार। ठीक है, मतलब कि नीचे से ऊपर चढ़ना है, सूक्ष्म की ओर जाना है। क्योंकि जब हम सृष्टि क्रम कह रहे हैं, है ना, कि ये सृष्टि कैसे जी बन रही है, तो सूक्ष्म से ये क्या हो रहा है, स्थूल की तरफ जा रहा है ना। पृथ्वी लास्ट में स्थूल तत्व तो रह गई ना, या जी फिर ये पंचमहाभूत स्थूल रूप हो गए ना उसके। तो अब जी अगर हमको सूक्ष्म जाना है तो हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो वैसे ही अहंकार का सूक्ष्म रूप क्या है? महत्व, बुद्धि। अहंकार कहाँ उत्पन्न होती है? बुद्धि में महत्व। महत्व। अब बुद्धि जो है वो कहाँ है? बुद्धि का सूक्ष्म भूत क्या है? ऊपर, प्रकृति। प्रकृति। तो कहने का मतलब इतने जो चीजें हैं, है ना, ये जो सारी जो चीज है वो उसका सूक्ष्मीकरण कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है? प्रकृति में। प्रकृति तक। तो उसी को कह रहे हैं, ठीक है, आलिंग पर्यवसान। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवासना। अलिंग पर्यंत ही ये जो है, ये जो चीजें हैं वो सूक्ष्म हो सकती हैं। ठीक है, जी उसी को कहते हैं। देखो, ये जो सूत्र है वो क्या बताता है? जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता की सीमा, किस लिमिट तक वो जो है सूक्ष्म हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर, सूक्ष्म विषय अत्यंत चालिंग परिभाषा। क्लियर है सर। अब कहते हैं ता एव सबीजः समाधि। मतलब क्या है? उसी, मतलब उसी को सभी समाधि। हाँ ये जो मतलब। ऊपर हमने जितनी चीजें डिस्कस करी, है ना, जी समापत्ति के नाम पे, जी। कौन कौन सी? सविचार, निर्विचार, शब्द स्पर्श रूप। अरे 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 अरे, नहीं नहीं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, जी, चार चीजें हैं ना। चार चीज। ये चारों क्या है? ता एव सबीजः समाधि। ये चारों क्या है? सबीज समाधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विचार, निर्विचार, सूक्ष्म। जी इसी को कह रहे हैं। ये चारों समापत्तियां जो कि कौन कौन सी हैं? सवितर्क, सबसे पहला क्या आया था? सभी तर्क। दूसरा है निर्वितर्क, निर्वितर्क, सविचार, सविचार निर्विचार। और निर्विचार। ठीक है, ये चारों क्या है? सजीव, सजीव सबीज समाधि। समाधि है। इसमें कहीं ना कहीं पे जो बीज रूप है वो बचा ही रहता अभी है। है। ठीक है, जी मतलब कि जब सबीज कह रहा है मतलब क्या है? उसमें कहीं ना कहीं जो बीज है वो बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए जी मैंने कल आपको थोड़ा सा हिंट और दिया था जब भूमि के बारे में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा कल, है ना, याद है? जी। कौन सी भूमि? चित्त की भूमि है। चित्त की कौन सी भूमि है? सबीज समाधि। चित्त, एकाग्र। चित्त विक्षिप्त, निरुक्त, एकाग्र। अरे, एकाग्र के बाद निरुद्ध आता है। एकाग्र, निरुद्ध। जी। निरुद्ध मतलब तो सब खत्म ही हो गया। क्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। जी। क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। अरे, चार कैसे हो फिर गए?
भूमिया तो 5 थी ना। हाँ मूड भी है। पहला कौन सा है? हाँ क्षिप्त क्षिप्त विक्षिप्त मूड एकाग्र निरुद्ध। गड़बड़ा रहे हो, सीक्वेंस से याद करो। सबसे पहला है शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट व्यास भाष्य के अकॉर्डिंग बताना। सबसे पहला आता जी है शिफ्ट, शिफ्ट दूसरा है मूड, ठीक, मूड तीसरा है विक्षिप्त, विक्षिप्त फिर चौथा है एकाग्र फिर निरुद्ध। और पांचवा है निरुद्ध। ठीक है, उनके गुणों को याद करो तो क्लियर हो जाएगा। जी जब हम कहते हैं शिफ्ट तो क्या होता है? रजोगुण प्रधान है, ठीक है। जब हम जी कहते हैं मूड तो क्या है? तमोगुण प्रधान है। जब हम कहते हैं विक्षिप्त तो वो जो है सतोगुण प्रधान है, लेकिन उसमें जो है तमोगुण और रजोगुण भी है, ठीक है। दोनों जी जब हम कहते हैं एकाग्र तो क्या हो गया? सतोगुण प्रधान है लेकिन बहुत थोड़ी सी मात्रा में, है ना, बीज रूप में, है ना, या फिर संस्कार रूप में वहां पे जो है वृत्ति मात्र जो रूप जो है ना, बाकी की जो वो है गुण है वो बचे हुए हैं, बहुत छोटी सी मात्रा में बचे हुए हैं। और जब हम निरुद्ध कह देते हैं तो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, जी सबीज समझ में आ गया। सबीज के 4 प्रकार जी कौन कौन से? सविचार निर्विचार फिर उल्टा जा रहे हो। सॉरी सवितर्क निर्वितर्क सविचार और निर्विचार। ठीक है, इनको थोड़ा पढ़ना है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ठीक है। जी देखो अब हमको क्या मिल गया यहाँ तक? यहाँ पे हमको क्या मिला? सभी समाधि हो गई, ठीक है। अब आगे आते हैं निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, ठीक है। जब हमें कौन सी समाधि? संप्रज्ञात में लास्ट कौन सा है? निर्विचार निर्विचार, ठीक है। तो निर्विचार में जब क्या हो जाए? वैशारद्य हो जाए। वैशारद्य क्या होती? कौन सी डिग्री होती है? वैशारद्य होना मतलब कि उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है ना, जी उसको पा लेना, या फिर उसमें क्या हो जाना? कुशल हो जाना, है ना। वैशारद्य उसी को कहते हैं ना। जी विशारद होना क्या मतलब है? देखो, प्रवीणता विवेकता या फिर उसमें निर्मलता आ जाना, निर्मलता जी तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? अध्यात्म प्रसाद कहते हैं, ठीक है। सिंपल है। निर्विचार वैशारद दे दिया। एक बार फिर से बताइए सर। निर्विचार वैशारद हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा? समाधि। सभी समाधि के 4 टाइप पढ़े। हाँ बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा कि जो है इसमें 4 टाइप्स को पहले लाइन से लिखो। लिख लिया? हाँ जी सर।
सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, चारों लिख लिए लाइन से। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, सविचार। लिख लिया, पेन में लिख लिया, नीचे कॉपी में हाँ लाइन से लिखा हाँ है, जी। चारों में डाल दो, 1 2 3 4। ठीक है। फिर हमने बात करी कि क्या सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवासनम, मतलब कि ये जो हमने बात करी है ना, इसमें हमने कहा था ऊपर में कि जो सविचार, सवितर्क और निर्वितर्क है, उनमें जो विषय हैं वो कैसे होते हैं, स्थूल होते हैं, है ना। और जो सविचार और निर्विचार है उसमें विषय कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सविचार और निर्विचार में विषय क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म हो जाते हैं। ठीक है। तो सूक्ष्म विषय के बारे में इन्होंने कहा, क्या कहा, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवासनम, जो विषय की सूक्ष्मता है ना, जो जड़ तत्व है उनके विषय की जो सूक्ष्मता है वो कहाँ तक है, केवल अलिंग तक। अलिंग मतलब प्रकृति तक। ठीक है। अब कहते हैं ताएव सबीजा समाधि, ये जो ऊपर हमने 4 पढ़े, 1 2 3 4, कौन कौन से, जल्दी सविचार, बोलो। निर्विचार, सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क। अरे आपने तो कहा अभी लिख लिया लाइन से, तो लाइन से बोल क्यों नहीं रहे हो, लिख लिया, उल्टा लिख दिया। यहां से देख के लिखो। हाँ ये ऊपर लिखा है सवितर्क, देखो यहाँ, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। लिख दिया। हाँ सर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सवितर्क को हम क्या बोलते हैं, सविकल्प भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, सवितर्क सविकल्प के नाम से दिया जाता है। ठीक है। और सवित, इसको निर्वितर्क को हम निर्विकल्प भी बोलते हैं। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। लास्ट स्टेज क्या है, निर्विचार। निर्विचार, बहुत बढ़िया। तो कह रहे हैं निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद, जब निर्विचार में वैशारद्य आ जाएगा, निर्विचार में जब हम प्रवीण हो जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, हमें अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी। ठीक है। जी। अच्छा, निर्विचार वैशारद्य। ठीक है जी। इसमें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं व्यास भाष्य में। रजस तमस रूपी अशुद्ध आवरण मलों से पृथक हुए प्रकाश स्वभाव वाली बुद्धि तत्वों की रजस तमस के संपर्क से रहित निर्मल धारा क्या कहलाती है, वैशारद्य कहलाती है। ठीक है, मतलब कि जो बुद्धि है वो कैसी हो गई है, रजस और तमस से मुक्त हो गई, अलग मुक्त हो गई है। ठीक है, पूर्ण सात्विक हो गई है एक तरीके से। जी। ठीक है। अब क्या हुआ, जिस समय निर्विचार समाधि की निर्मलता स्वच्छ स्थिति प्रवाह होता है, तब योगी को भूतार्थ विषयक क्रम की अपेक्षा न रखने वाला स्पष्ट प्रज्ञा प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब अब क्या हो गया, जो चीजें थी है ना, उसमें क्या हुआ, जब निर्विचार में उसकी निर्मलता आ गई है ना, निर्विचार जो हो गए उसको और रिफाइन कर रहे हैं। निर्विचार में जब हम जो है
कंटिन्यू बने हुए हैं, ठीक है। जी तब क्या हुआ, उसमें प्रवाह आ गया, ठीक है, एक फ्लुएंसी बन गई है कि हम जो है अब निर्विचार में ही स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, जो भूत अर्थ विषय हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी अपेक्षा नहीं रहेगी, और क्या होगा, प्रज्ञा प्रकाश, ठीक है, मतलब कि उसकी जो बुद्धि है वो कैसी होगी, सात्विक हो गई एकदम। तेजस्वी सात्विक हो, हाँ, उच्चतम ठीक है, अवस्था। जी ओके। जी प्रज्ञा प्रकाश पर आरूढ़ होकर जो शोकहीन योगी शोक करते हुए प्राणियों को ऐसा देखता है जैसे पर्वत पर रहने वाला व्यक्ति भूमि पर रहने वालों को देखता है। इसमें समझ आया क्या? जी जी क्या कह रहे हैं, अगर देखो इसमें इस वाली लाइन को पढ़ो, ये बहुत एकदम सिंपल कर देगा। इस सूत्र में बताया गया है निर्विचार समाधि एवं वैशारद्य परिपक्व निर्मलता की सिद्धि होने पर योगी को उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्कृष्ट ज्ञान मतलब विवेक ज्ञान, उच्चतम विवेक ज्ञान जी। सत्व रूपी ज्ञान, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाएगा, आदमी जो है वो चीजों से क्या हो गया, ऊपर उठ गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सारी चीजों से रहित हो गया, शोकहीन हो गया है, ठीक है, सब चीजों से ऊपर उठ गया है। तो जब उसके अंदर प्रज्ञा का प्रकाश होगा, है ना, जो विवेक बुद्धि है उसका जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, उसका जो चित्त है वो शोक से रहित हो जाएगा, है ना। अब जो शोक से खुद रहित है ना, खुद में सुख में है, तो उसके लिए क्या है, मतलब वो हाईएस्ट स्टेज में है। हाईएस्ट स्टेज को यहाँ पे एग्जांपल दिया है पर्वत से, ठीक है। अब आप जो है मान लीजिए पर्वत में चढ़े हुए हैं, तो नीचे जो लोग हैं भूमि में, वो उनसे तो आप परे हो गए ना। हाँ हाँ, और वो सब क्या हो गए, तो ये तो मायने ही नहीं रखते मेरे लिए, समझ आया, उनसे रहित हो गए, जी ठीक है। तो इस अवस्था को क्या कह रहे हैं, अध्यात्म प्रसाद, ठीक है। अध्यात्म प्रसाद मतलब वही निर्मल हो जाना, निर्मल चित्त की अवस्था है, ठीक है। अब जो है चित्त जब निर्मल हो गया, तब क्या होगा भाई, जब अध्यात्म प्रसाद मिल गया तो उस अवस्था में क्या होता है, ऋतंभरा, तो वो जो बुद्धि है वो कैसी हो जाती है, विवेकी, ऋतंभरा, ठीक है। ऋतंभरा, ऋत मतलब क्या होता है, शुद्ध या पवित्र, शुद्ध, सत्य, पवित्र, ठीक है। जी तो सत्य को धारण करने वाली हो जाती है, ठीक है। जी तब वो जो बुद्धि है, जो निर्विचार में हमें जब प्रवीणता आई है ना, तो उसके माध्यम से क्या हुआ, अध्यात्म प्रसाद मिला। जी तो वो जो अध्यात्म प्रसाद हमें मिला है, उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो बुद्धि है वो कैसी हो जाएगी, ऋतंभरा हो जाएगी, सत्य को धारण करने वाली हो जाएगी, ठीक है। प्रज्ञा मतलब वही होता है, विवेक बुद्धि, ठीक है। जी देखो, निर्विचार वैशारद्य समाधि का फल है, क्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा, ठीक है। इसको अगर सीक्वेंस में जब आप जमाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर आया सबीज समाधि, ठीक है। सीक्वेंस कभी कभी आ जाता है कि सबीज समाधि है, उसके बाद क्या है, सबीज समाधि के बाद क्या है, अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद, ठीक है। सबीज समाधि मतलब मैंने क्या कह दिया, चारों को एक साथ लाइन से काउंट कर दिया, ठीक है। जी उसके बाद अध्यात्म प्रसाद के बाद क्या,
रितंभरा प्रज्ञा, तंत्र। ठीक है। अब क्या आएगा भाई, रितंभरा प्रज्ञा हो गई तो बुद्धि पूरी तरीके से सात्विक हो गई है, अब क्या होगा? श्रुतानुमान प्रज्ञा प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। ठीक है, इसको हम कल देखेंगे, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो, अच्छा हो गया। 2-3 ही सूत्र बचे हुए हैं, ठीक है। जी। इस चैप्टर के 2-3 सूत्र बचे हैं। चलिए। आज थोड़ा लेट चालू किया तो थोड़ा काम बच रहा गया। कोई ना सर, अच्छा हो। चलिए, ठीक है। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, धीमी गहरी श्वास, एक बार ओम, 3 बार शांत। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।